वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 9 लगाते हैं जो क्राउन की प्रैक्टिस सेट से ली गई है। सेट नंबर 1 से 8 तक करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो लोग बिहार दुर्गा मेंस सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो दोस्तों, आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पंचाल को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? तो दोस्तों, वह स्तूप स्थल है सांची, जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। स्तूप मुख्यतः बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाए जाते थे। निम्न में से सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित नहीं है। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो दोस्तों, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, वह है थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, जबकि आचरांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र तथा सूत्र कृत्यांग, यह तीनों का संबंध जैन साहित्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो दोस्तों, प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा है? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है विशाखा दत्त के ग्रंथ में। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति की सूचना मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? पहला है लोथल एंशियंट डॉकयार्ड। तो दोस्तों, यह सही दिया गया है। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था। यह गुजरात के भगवा नदी के तट पर स्थित था। अगला है सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला है राजगिरी, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक। तो दोस्तों, यह गलत दिया गया है। राजगीर या राजगिरी मगध की पहली राजधानी थी। अगला है नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो दोस्तों, यह भी सही दिया गया है। ए, बी तथा डी, ये तीनों सही दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था?
तो दोस्तों रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो दोस्तों वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था वह था टोटवारियम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? तो दोस्तों कालिदास की साहित्य कृति नहीं है वह है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो दोस्तों भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था वह थे अलाउद्दीन खिलजी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक यह तीनों कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो दोस्तों बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ राज का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो दोस्तों मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को, जबकि बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह कूका ने। यह आंदोलन दोस्तों 1860 से लेकर 1870 के बीच हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे भगत जवाहर मल उर्फ सियान साहेब, बालक सिंह एम राम सिंह कूका। अगला प्रश्न देखते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
किसने रद्द कर दिया था? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपर ने, और इसे लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो दोस्तों पिछड़े वर्ग का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, परंतु यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था शंकरन नायर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो दोस्तों वह प्रांत था पंजाब, जहां की पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने अन्य दलों पर विजय प्राप्त करते हुए 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया: मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सबसे बड़ा दल होने के नाते वहां इसने अपनी सरकार बनाई थी। इस तरह कांग्रेस कुल 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जब पारित किया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैंथिंग लॉरेंस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की।
तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफार खान बलूचिस्तान और सीमा प्रांत के एक महान राजनेता थे। अपने कार्य एवं निष्ठा के कारण इन्हें सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों प्रिजन डायरी पुस्तक लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोहतांग दर्रा अवस्थित है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए में दिया गया है पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कथन आर में दिया गया है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? जो कथन गलत दिया गया है उसका चयन करना है। तो दोस्तों जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात नहीं उत्तर प्रदेश होना चाहिए। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्थित है। मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल गुजरती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में काराकोरम एवं महान हिमालय के बीच बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं कच्छ वनस्पति के नाम और एक तरफ दिए गए हैं राज्य का नाम। तो दोस्तों अचरा रत्नागिरी का मिलान हो जाएगा 4 से, यानी कि ए का 4 से मिलान हो जाएगा। बी का मिलान होगा दोस्तों 1 से, कंडापुर वनस्पति कर्नाटक में पाई जाती है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 5 से, पीचवड़म तमिलनाडु से। और डी का मिलान होगा दोस्तों 2 से, वेम्बनाड का केरल से। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो दोस्तों चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नीति दर्रा स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों से निम्नलिखित ए, बी, सी और डी अनुसंधान संस्थानों को सुमेलित कीजिए। आपको बताना है मानचित्र में देखकर इन 6 जगहों पर कौन से अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है और संख्या 4 से निरूपित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन जो कि संख्या 3 से निरूपित किया गया है। अगला है
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि चेन्नई में स्थित है और संख्या 2 से निरूपित किया गया है। अगला है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, जो कि शिमला में स्थित है और संख्या 6 से निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हुंगुल नीम में से कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों हुंगुल पाया जाता है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लू मून परिघटना होती है। तो दोस्तों ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह कौन सा है? तो दोस्तों सार्गेसो सागर संबंधित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुला के केनेमा नेशनल पार्क में रियो कोरोनी नदी पर स्थित साल्टो एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन ए दिया गया है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कथन आर में दिया गया है, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? पहला कथन है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है, चीन की तरह की जलवायु पूरे वर्ष वर्षा होती है। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुच्छेद वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए दिया गया है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला कथन है, कथन आर है, वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों आगे 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। दोस्तों 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी।
53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 57 का आंसर होगा 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 59 का आंसर होगा ऑप्शन डी। और 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो दोस्तों वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डाप्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। तो दोस्तों वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो दोस्तों समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। साफ मेघा रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। तो दोस्तों 1 बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है? तो दोस्तों हंसा 2 नाम है एक परीक्षण यान का। अगला प्रश्न देखते हैं।
कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो दोस्तों, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन डी। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों संख्या 2 दी गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या 2। 2 + 2 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों, जो कथन सही दिया गया है वो है ऑप्शन बी। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो दोस्तों, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों, लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं। नीला थोता क्या है? तो दोस्तों, नीला थोता है कॉपर सल्फेट और इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों, C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? चारों ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पढ़ के बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एस्पर्टम समान चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अंततः थोड़े से एस्पर्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करता है। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है। यह चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों, सूक्ष्म धुलाई में प्रयोग होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों, ए का मिलान होगा 2 से। फ्रियोन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों, बी का मिलान होगा 1 से। टेट्रा एथिलेट का प्रयोग एंटी नॉकिंग में होता है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का कीटनाशी से।
और डी का मिलान होगा दोस्तों 3 से। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुउपयोग किए जाने से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों नोस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता यानी कि पॉपी से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित है कशेरुक रज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो दोस्तों वह एंजाइम है जैमेज जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन B12। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण क्या है? तो दोस्तों अतिसार का कारण है रोटावायरस। अगला प्रश्न देखते हैं। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय? तो दोस्तों सिवाय फ्लोरोसिस रोग के। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। छिछले हैंडपंप अर्थात कम गहरे हैंडपंप का पानी ऊपरी जल स्तर होने के कारण यह प्रदूषित हो जाता है। अतः इसका पानी पीने योग्य नहीं होता है। इससे हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस आदि बीमारियां हो जाती है। इसका कारण फ्लोरोसिस बीमारी नहीं होगी क्योंकि यह फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है और इससे दांत खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो दोस्तों राज सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस का। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों यह प्रतिबिंबित करता है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कथन बी प्रतिबिंबित करता है। यह सत्य है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। विधिहीन स्वाधीनता या स्वतंत्रता अराजकता का रूप ले लेती है।
विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो दोस्तों जो संभव नहीं है वो है ऑप्शन ए, नए राज्यों का गठन, जो कि गलत दिया गया है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तथा नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो दोस्तों संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है संविधान का 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है भारत की प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है भारत का राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, जो कि कथन गलत दिया गया है क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री दोनों सदनों के सदस्यों में कर सकता है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था। तो दोस्तों यह संशोधन किया गया था वर्ष 1976 में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इस अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया और सरकार ने ऑडिटर लेखा को अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो दोस्तों संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया था?
तो दोस्तों 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विठल भाई पटेल को चुना गया था। वे इस पद पर अगस्त 1925 से लेकर अप्रैल 1930 तक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी और उनका नाम था सुचेता कृपलानी, जो कि 1963 में पदभार संभाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकार के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 359 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो दोस्तों वह भाषा है भोजपुरी, जो कि संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 राजकीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम है ध्रुव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सार्क के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन बी। इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इसकी स्थापना 1964 में नहीं बल्कि 1985 में बांग्लादेश में हुई थी। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इसके उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है, जबकि देश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो दोस्तों जीआई टैग की समय सीमा होती है 10 वर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं, आभूषण उदाहरण है? तो दोस्तों आभूषण उदाहरण है वित्तीय पूंजी का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल कार्यकाल 4 जनवरी से 2021 से शुरू हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार सितंबर 2021 में
किसने संभाला है? तो दोस्तों गुजरात के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार सितंबर 2021 में संभाला है भूपेंद्र पटेल जी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यह विजय रूपाणी की जगह मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो दोस्तों 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो दोस्तों वह फिल्म है नोवालैंड, जो कि 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया है? तो दोस्तों वह कंपनी है अमेजन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो दोस्तों भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा
ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है स्वानंद किरकरे जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है? तो दोस्तों श्रीलंका देश में रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट के मार्केट लीडर जेके टायर एम इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारतीय टायर उद्योग के प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एम इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है नारायण कार्तिकेयन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया है? तो दोस्तों बिहार की बिहार राज्य बीज निगम 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक हैं विकास खन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ खेल से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो दोस्तों बिहार में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला एकमात्र जिला है गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात है 1021। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो दोस्तों 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मोक टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया है? तो दोस्तों देश का पहला स्मोक टावर दिल्ली शहर में लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में इंटरसेप्टर सी 454 नौका को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो दोस्तों बिहार में कुल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। एक है दक्षिणी बिहार बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी? तो दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को 2,000 रुपये देने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना करोड़ रुपया था? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,53,408 करोड़ रुपया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज बाजपेयी का संबंध बिहार से है। उनका हाल ही में नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और बिहार आर्ट थिएटर ने उन्हें हाल ही में सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो दोस्तों बिहार में दियारा भूमि के बारे में जो वाक्य सत्य है वह है ऑप्शन डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी
महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? तो दोस्तों वह नदी है बागमती तथा कमला, जो कि महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोसी का उद्गम दोस्तों गोसाई स्थान नेपाल से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है गया, जबकि बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला है गया, पूर्वी जिला है किशनगंज तथा पश्चिमी जिला कैमूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार और झारखंड में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी मध्य भारत में बिहार के गया जिले और झारखंड के कोडरमा जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया था? तो दोस्तों भारत और जर्मनी देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो दोस्तों बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है पंकज कुमार सिंह जी ने। थैंक यू।